I am just giving the brush-up of the data visualizations in initial graphs, right? So जब आप data visualization के लिए काम करना शुरू करते हैं, there are multiple types of graphs. अब डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अ ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस द इमेजेस मच मच मोर फास्टर देन द टेक्स्ट डेटा, और इसीलिए किसी भी चीज को हम जब पिक्चर्स के फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें काफी देर तक याद रहता है। सो द ऑर्डर इज लाइक, अगर हम टेक्स्ट डेटा देखते हैं वो हम 1 मिनट के अंदर भूल जाते हैं। अगर हम इमेजेस देखते हैं तो हम कम से कम 10 मिनट तक याद रखते हैं। अगर हम द इंटरेक्टिव इमेज देखते हैं या इंटरेस्टिंग इमेज देखते हैं तो वो हमें कई दिन तक याद रहती हैं। लेकिन अगर हम कोई वीडियो के फॉर्म में देखते हैं, लाइक अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हमें, मूवी के जो सीन्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी है, वो लाइफ टाइम तक याद रहती है। सो अब उसमें वो लाइफ टाइम तक हमें याद क्यों रहती है? बिकॉज इन अ वे वी वॉक थ्रू द एंटायर प्रोसेस फॉर 2 to 3 आवर्स। ओके, तो वो हमारे एक लाइफ का हिस्सा होती है, राइट? इसीलिए वो हमें काफी देर तक याद रहती है। सो जैसे जैसे विजुअलाइजेशन के लेवल बढ़ते जाते हैं, हमारी जो ह्यूमन माइंड की जो उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है वो भी बेहतर हो जाती है, राइट? सो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैकेजेस हैं हमारे, ये हैं सीबर्न, मैटप्लॉटलिब, बुके एंड प्लॉटली। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी रन करा रहे हैं और वो नहीं चलता है तो आपको ये कमांड यूज करना है। सिंपली आपको बस ये कमांड यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके आप जैसे नॉर्मल प्रोग्राम रन करते हैं वैसे उसको रन कराएंगे, तो रन कराते ही ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है? और वो वर्क कर रहे हैं या नहीं उसके लिए जस्ट ये जो पैकेज है इसको एक बार हम रन करा के देख लो। तो अगर कोई एरर आती है इसका मतलब पैकेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एरर नहीं आती है तो इसका मतलब पैकेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब इसमें आता है हमारे पास यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट क्या होता है? जब हम एक सिंगल वेरिएबल की एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हम उसको यूनिवेरिएट प्लॉट बोलते हैं, राइट? यूनिवेरिएट प्लॉट में अब जैसे मान लो हमें कहीं हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है तो हम अब वहाँ पे अब क्लास है तो क्लास में हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लास में पास कितने हैं, और पास डिस्टिंक्शन कितने हैं, फर्स्ट क्लास कितने हैं, सेकंड क्लास कितने हैं, एंड थर्ड क्लास कितने हैं, लास्ट में फेल कितने हैं। तो इस तरह से ये अब ये डेटा आपका ये डेटा आपको आपकी क्लास के बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। तो वो डिवीजन का काउंट, हर हर कैटेगरी का काउंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे बार चार्ट को यूज करेंगे। ठीक है? तो बार चार्ट बेसिकली काउंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? सो यहाँ पे अब जैसे ये हमारे पास एक ये डेटा था, ये डेटा है वाइन डेटा। इसको हमने कल यहाँ पे इंपोर्ट किया था, आज फिर से मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम्म, इसको फास्टर वे में रिपीट कर रहा हूँ। आप इसको, इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज मिल जाएगी तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख के फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो, राइट? सो ये बड़ा डेटा है इसलिए थोड़ा सा इंपोर्ट होने में टाइम लेता है। ओके, डेटा इंपोर्ट हो गया। तो डेटा का शेप क्या है ये हम देख सकते हैं, और डेटा देन दोनों डेटा को कंबाइन करके हम एक रिव्यूज नाम से डेटा पूरा क्रिएट कर रहे हैं। और रिव्यूज में हमारे पास हेड है, अब इसमें हमारे पास कंट्री है, डिस्क्रिप्शन है, डेजिग्नेशन है, पॉइंट है, प्राइस है, प्रोविंस है, राइट? ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? अब इसमें हम सबसे पहले बार चार्ट बनाते हैं। बार चार्ट बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंस के इंडिविजुअल वैल्यू काउंट कितने हैं। तो जब भी हमें वैल्यू काउंट फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंडिविजुअली यहाँ पे अभी ये जो प्रोविंस वाला डेटा है इसमें हर प्रोविंस कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है इसके काउंट यहाँ पे रिटर्न करेगा, राइट? तो यहाँ पे ये इसके काउंट रिटर्न कर रहा है। सबसे लास्ट में हमने हेड 15 इसलिए लगाया है जिससे हम केवल टॉप 15 वैल्यूज देखें। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? ये सारा डेटा दिखाएगा। तो लगभग 455 इंडिविजुअल वैल्यू काउंट्स हैं, राइट? 455 टोटल इंडिविजुअल वैल्यू काउंट्स है प्रोविंस के। तो 455 प्रोविंस हैं।
राइट? उसमें से सिर्फ हमें टॉप 15 ही देखने। अब टॉप 15 देखने का रीजन यही है कि हमारा जो मैक्सिमम डेटा होगा वो टॉप 50 के अंडर में ही एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल 1.5 लाख रिकॉर्ड्स में से लगभग 44,000 रिकॉर्ड्स आर जस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, राइट? इसके अलावा 44 9 53 53 7 66 66 70 74 78 82। तो आप देख रहे हो कि हमारा 50% से ज़्यादा डेटा, लगभग 70% डेटा हमारा टॉप 15 प्रोविंस में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने वही यहाँ पे लिया हुआ है, ज़्यादा डेटा यहाँ पे हमने नहीं लिया है। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें ये मिल गया। और इसी इसी चीज़ को हमें बार प्लॉट में डालना है, तो हमने यहाँ पे हेड की जगह पे यहाँ पे प्लॉट डॉट बार डाल दिया। ठीक है, हेड की जगह पे हमने यहाँ पे प्लॉट डॉट बार डाल दिया, और हमें यहाँ पे टॉप 15 का डेटा हमें यहाँ पे मिल गया कि टॉप 15 सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ वाइन, वो हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप हेड 15 को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे 455 सिटीज के प्रोविंस के डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकली देखना इम्पॉसिबल नहीं होगा। यू कैन डू दैट एज वेल, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखोगे तो बहुत हौच पौच सा डेटा लगेगा। लेट्स से हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो जितने पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इट हैज़ टू प्लॉट ऑल 455, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया, और यहाँ पे सीरीज के नाम आ रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? सो इट्स बेटर कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट फॉर फर्स्ट 15 ओनली। तो इससे हमें जो डेटा है, जो मैक्सिमम डेटा है, वो सही से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप इसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कमांड लगाते हैं। ठीक है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये कमांड लगाया, तो ये इसने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि कैलिफोर्निया से 29% वाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वॉशिंगटन से 6%, टस्कनी से 4%, बोर्डक से 4%, नॉर्थ स्पेन से 3%। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। हमने इसको डाला, और इसके बाद हमने इसके आगे भी प्लॉट डॉट बार लगा दिया, तो इसने भी हमें परसेंटेज वाइज डेटा हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ हम पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं, तो पॉइंट हम सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट्स में यूनिक वैल्यू कितनी है। तो हमने यहाँ पे यूनिक फंक्शन यूज़ किया, तो उसने बता दिया कि हमारे पास 80 से और 900 तक हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हैं। अब हर यूनिक वैल्यू का हम वैल्यू काउंट देखते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया, तो हर वैल्यू का वैल्यू काउंट कितना आ गया, हमें हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी बार भी हम यहाँ पे कुछ भी जस्ट वैल्यू काउंट ले रहे हैं, तो वैल्यू काउंट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू काउंट है वो सबसे पहले आ रहा है, जो उसके बाद उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ पे ये इंडेक्स वाइज जो 87 88 90 86 है, ये सॉर्टेड नहीं है। जो काउंट है ये सॉर्टेड है। लेकिन व्हाट इफ अगर हम हमें हमें चाहिए कि ये यहाँ पे सॉर्टेड आए, यहाँ पे जो इनका काउंट है वो सॉर्टेड हो या ना हो, तो हम यहाँ पे सिंपली सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स को यूज करेंगे, और ये अब दिखा देगा। देखो यहाँ पे 80 से स्टार्ट हो गया और 100 तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कि 84 से और 91 के बीच में हमें मैक्सिमम डेटा हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा लगभग 90%, 90% तो नहीं होगा, अम, बी 20 20 30 50, लगभग 70% डेटा हमारा 84 से 91 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमने यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स दे दी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नॉर्मली देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट इंडेक्स करके हम इसका बार प्लॉट लगाते हैं। ये 80 से लेके 100 तक इसने सारे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दे दिया, एंड वी कैन सी दैट मैक्सिमम डेटा इज बिटवीन 84 टू 91 तक हमारा सबसे ज़्यादा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हमें अगर लाइन चार्ट डालनी होती है, तो लाइन चार्ट के लिए सिंपली हमने ये कमांड वही है, एज इट इज कमांड है।
हमने यहाँ पे उसके आगे प्लॉट डॉट लाइन डाल दिया, तो वही डेटा लाइन चार्ट में आ गया। और उसी के प्लॉट डॉट लाइन की जगह पे प्लॉट डॉट एरिया डाल दिया, तो यहाँ पे ये एरिया आ गया। सो बेसिकली बार चार्ट, line chart and area chart are representing the same kind of things with different ways, right? तो दोनों इन तीनों में के रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ फोर्थ थिंग कम्स इज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल वेरिएबल हैज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड वी वांट टू चेक दैट टिल वेयर इट इज स्प्रेड, राइट? तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राम्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस, एक प्राइस ऐसा वेरिएबल है जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है। सो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के को हम यहाँ पे हमने प्राइस लिया कि प्राइस जो 100 से के अंदर वाले जो प्राइस हैं वो हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे लेते हैं। तो 100 से नीचे वाले प्राइस में अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम यहाँ पे प्लॉट डॉट हिस्ट हटा देते हैं, केवल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितना डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडर 100 हमारे पास 1,33,000 रिकॉर्ड्स हैं। 1,33,000 मीन्स लगभग 87-88%। सो बाय दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास जो वाइन्स हैं वो ज्यादातर 88% वाइन्स आर अंडर $100 ओनली, राइट? अगर आप यहाँ पे प्राइस की रेंज देखोगे, मैं प्राइस की रेंज भी आपको दिखाऊंगा। तो प्राइस की रेंज तो आपकी स्टार्ट होती है $5 से और इट गोज टिल मोर देन $1,000 ऑल्सो। लेकिन 88% डेटा आपका $100 के नीचे ही है, राइट? अब इसके आगे हम यहाँ पे प्लॉट डॉट हिस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने दिखा दिया कि हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पे एग्जिस्ट करे। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम हमारे पास जो वाइन्स हैं, दे आर बिटवीन द रेंज ऑफ $5 एंड $40, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम $100 से नीचे की बात करते हैं, $100 से ऊपर का डेटा है, बट दैट डेटा इज ऑल्सो वेरी लेस, राइट? तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, अंडर अंडर 41 हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, तो भी आप देखो बहुत बड़ा अमाउंट। तो लगभग 1,06,000 मीन्स मोर देन 66%, राइट? मोर देन वन थर्ड डेटा इज अंडर 40, राइट? तो हम यहाँ पे 100 ही रखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा कवरेज मिलेगा, राइट? यहाँ पे लेस देन 70 का अगर आप यहाँ पे देखोगे कि लेस देन 70 कितने हैं, तो लेस देन 70 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वैल्यू काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको शॉर्ट इंडेक्स करके टॉप 100 देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट इंडेक्स करके टॉप 100 भी देख सकते हैं। तो टॉप 100 में 4 से और 103 तक आ रहे हैं, 103 तक वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से पता लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लेस देन 30 के प्राइस को अगर हम यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ यहाँ पे अभी हमने जो कंडीशन लगाई थी लेस देन 30 वाली लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो कोई कंडीशन नहीं लगाने पे क्या होगा, यहाँ पे अभी आप देखो कि यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है वो तो जीरो से और सॉरी $5 से $2,000 तक आ रहा है, राइट? क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई और रेंज हमारी इतनी बड़ी है, तो इसने उसको रेंज को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 500, 100, 500, 1000, 1500 एंड 2000। लेकिन आप देखोगे कि मैक्सिमम डेटा आपका 0 to 500 के बीच में ही है। 0 to 500, अगर हम यहाँ पे 0 to 500 भी देखते हैं सपोज, तो आपका 99% डेटा 0 to 500 के बीच में आ जाएगा। अभी हमने देखा भी कि 88% डेटा तो हमारा 100 के अंदर ही आ रहा है, राइट? और 99% डेटा हमारा 500 के अंदर ही आ रहा है। तो देयर आर सम वैल्यूज विच आर अंडर मोर देन दैट। इसी तरह से हम पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे हम पॉइंट्स के काउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मोस्टली पॉइंट्स हमारे, आप यहाँ पे भी देखोगे कि 84 से और 91 के बीच में मोस्टली पॉइंट्स यहाँ पे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है हमारा यूनिवेरिएट प्लॉटिंग। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया था दैट वाज बाईवेरिएट प्लॉटिंग। एंड बाईवेरिएट प्लॉटिंग में हम दो वेरिएबल्स के रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन वी हैव मोर देन वन वेरिएबल और एग्जैक्टली टू वेरिएबल, then at that time we use the bivariate. So bivariate represents the data which are um, which are the comparison of two other variables. तो यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारा प्राइस है, दूसरा हमारा पॉइंट्स है, राइट। सो नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जिस पॉइंट को जिस वाइन को ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, क्या वो वाइन अच्छी है, या अच्छी नहीं मीन्स क्या उसका प्राइस ज़्यादा है। जस्ट हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसके पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, या पॉइंट ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में चलेंगे। क्या ऐसा है इस केस में, हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे रिव्यू पॉइंट ले लिए केवल 70 के अंदर जितना है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो लगभग 85% डेटा है वो 70 के अंडर में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम उसी डेटा पे काम करेंगे। जो जो उसके बाहर जा रहा है उसको हमें अपने एनालिसिस में शामिल करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास 80% डेटा तो एक ही रेंज में आ रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया और केवल यहाँ पे टॉप 100 वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो टॉप 100 वैल्यूज, पहले हम यहाँ पे टॉप 40 ही लेते हैं सपोज। ठीक है, हमने टॉप 40 लिया और इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि टॉप 40 में अभी यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो एक वाइन हमें दिखाई दे रही 95 पॉइंट जिसको मिले हुए हैं, और उसका प्राइस समवेयर अराउंड $24-25 है। एंड यहाँ पे कुछ वाइन्स ऐसी भी हैं जो हमें हाँ, जिसका प्राइस $70 के आसपास है, लेकिन उनको जो पॉइंट मिले वो भी 90 के आसपास ही पॉइंट मिले हुए हैं, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखो तो मेरा मेरा माउस ध्यान रखो, मेरा माउस कहाँ जा रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये सारे जो नीचे पॉइंट नीचे वाले जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट इन सारे डॉट्स को 90 पॉइंट मिला हुआ है, और उनकी जो प्राइस रेंज है $5 से $70 तक है, राइट। तो देर इज वी कैन नॉट से कि देर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड प्राइस। मतलब अगर वाइन की क्वालिटी अच्छी है दैट दैट डजंट मीन्स कि उसका प्राइस अच्छा होगा, या वाइसे वर्सा कि अगर वाइन का प्राइस ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो उसकी जो पॉइंट है वो ज्यादा होंगे। यही चीज आप अगर हम ग्रेटर देन 500 लेस देन 500 के लिए करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम 100 पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है। तो भी आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वाइन्स ऐसी हैं जिनका प्राइस लगभग $90, जिसका प्राइस लगभग $150 के आसपास है, लेकिन उसको पॉइंट्स 90 ही मिले हुए हैं। और यहाँ पे कुछ वाइन्स आप ऐसे भी देख रहे हो जिनको 96 पॉइंट्स मिले हुए हैं, 95 पॉइंट मिले हुए हैं, 94 पॉइंट मिले हुए हैं, लेकिन उनका जो प्राइस है वो 50 और $100 के बीच में ही आ रहा है, right? So we cannot see any specific patterns in this. Okay? है सबको? Yes, no? Yes, Okay. sir. ओके, इन द सेम वे हम यहाँ पे वही उसको हम टेल के लिए भी इम्प्लीमेंट करते हैं, टॉप 100 के लिए मीन्स 100 लेस देन 100 वैल्यू के लिए प्राइस एंड पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। और इसका जो कलर है वो हमने ब्लू कर दिया है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कलर किया था तो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर आ रहा है। अभी यहाँ पे हम कलर ब्लू कर देते हैं और टाइटल हमने दे दिया है। ठीक है। तो जब हमने ये रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन ऑफ प्राइस एंड पॉइंट्स, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें
यहाँ पे भी हमें वही चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे पास किसी-किसी में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो 94 पॉइंट्स है, लेकिन प्राइस $20 से $30 के बीच में ही है, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे देयर इज़ समवेयर समवेयर अराउंड 88 और 89, सो 89 पॉइंट मिले हुए लेकिन उसका प्राइस $70-80 के बीच में है, राइट? सो दोनों चीज़ें यहाँ पे साइमल्टेनियसली एग्ज़िस्ट कर रही हैं। यू कैन सी देम एंड यू कैन कंपेयर देम वेरी वेल। ओके। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे हेक्स प्लॉट। हेक्स प्लॉट क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी अम, 2 वेरिएबल्स के बीच में हमें डेटा की डेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है कि हमारे पास डेटा कहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे हेक्स प्लॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कलर हटा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेक्स प्लॉट है। अभी यहाँ पे हमने जो प्राइस 25 के नीचे वाले हैं, मैंने सिर्फ़ उन्हीं को रेंज किया हुआ है और प्राइस और पॉइंट्स के बीच में हमने यहाँ पे कंपैरिज़न डाला है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे डार्कर कलर है वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे-जैसे जो डार्क कलर हटता जाता है, कम होता जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे कलर भी लाइट होता चला गया। तो ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी लगभग यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 से और लगभग 20 के बीच में हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अगर हम यहाँ पे लेस देन 25 तक की बात करते हैं, तो 15 से 20 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे अगर प्राइस पॉइंट सपोज़ बढ़ाते हो, हम यहाँ पे 45 कर देते हैं, तो स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 45 में भी हम यहाँ पे जो डेंसिटी है वो थोड़ी-सी उसी तरह से यहाँ पे 9 से और यहाँ पे 0 टू 9, 9 टू 18, 18 टू 27, 27 टू 36 एंड 36 टू 45 इस तरह से यहाँ पे ये डिवीज़न है, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे तो $10 से और $25 के बीच में यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द हेक्स प्लॉट। अभी आप इसमें अगर ग्रिड साइज़ को कम करते हो, तो ग्रिड साइज़ कम करने पे क्या होगा? सपोज़ यहाँ पे 5 कर दी, तो यहाँ पे हमें जो डेंसिटी है वो और ज़्यादा ब्रॉडर वे में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रिड साइज़ का मतलब है, अभी यहाँ पे देखो हर रो में जो हमें मेनली 5 ही ग्रिड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हर रो में 5 ग्रिड ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप ग्रिड साइज़ बढ़ाना चाहते हो, सपोज़ हम ग्रिड साइज़ बढ़ा के 15 कर देते हैं, तो यहाँ पे हर रो में आपको 15 ग्रिड्स दिखाई देंगी और डेटा हमारा उसी तरह से डिवाइड होके दिखाई देगा। ठीक है? इसके बाद आता है स्टैक्ड प्लॉट। तो स्टैक्ड प्लॉट क्या करता है कि वो डेटा को एक दूसरे के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, राइट? तो ये फ़ाइल है। ये जो वाइन वाली जो फ़ाइल अभी हमने ऊपर यूज़ की थी, उसी की ये समरी फ़ाइल है, ठीक है? और उस समरी फ़ाइल में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो वैरायटी वैरायटी में कैबरनेट है यहाँ पे, मैलबेक है, रेड ब्लेंड है, राइट? बोर्डेक्स है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या किया हुआ है इस वाली फाइल में, इसको इंपोर्ट करके और उसकी समरी क्रिएट की हुई है, ठीक है? तो समरी में आप देखोगे यहाँ पे जो कॉलम्स है वो उसी के हैं, जो वैरायटी है, बोर्डेक्स है, कैबरनेट है, कर्डमी है, देन पिनटनेयर है, रेड ब्लेंड है, तो ये उसी की समरी है यहाँ पे, ठीक है? इस समरी में पहले ये जो पॉइंट्स के बेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि 80 पॉइंट्स के कितने 80 पॉइंट्स में कितने बोर्डेक्स हैं, कितने कार्बोनेट हैं, कितने हल्कार्डनी हैं, कितने पिनटनेयर हैं, कितने रेड ब्लेंड है, फिर 81 पॉइंट्स में कितने कितने हैं, 82 पॉइंट्स में कितने हैं, तो उन सब के लिए तो अगर आप यहाँ पे पूरी टेबल देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80 एंड गोइंग टिल 100 पॉइंट्स एंड देयर आर फ्यू मिसिंग वैल्यूज एज़ वेल। तो यहाँ पे NaN दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी NaN दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 100 के साथ में NaN दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मतलब 100 पॉइंट में बोर्डेक्स वाले एक भी नहीं है। ऐसे ही 99 पॉइंट में कार्डनी वाले एक भी नहीं है, तभी वहाँ पे हमें यहाँ पे NaN दिखाई दे रहा है। ठीक है?
इसका शेप 21,6। और अभी हम यहाँ पे इसके अगर हम यहाँ पे शेप्स देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखो प्लॉट डॉट बार ही यूज किया है, जो हमने बार चार्ट में यूज किया था वही हमने यहाँ पे यूज किया, प्लॉट डॉट बार। ओके। और लास्ट में हमने स्टैट इज इक्वल टू ट्रू लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे स्टैट इज इक्वल टू ट्रू को हटा देते हैं तो क्या होता है देखो। तो इसने इस तरह से दिखा दिया यहाँ पे, 0 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए यहाँ पे हेड हमने यूज किया ना, तो हेड में यहाँ पे जो टॉप के 5 पॉइंट है वही आ रहे हैं, 0 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए, 2 पॉइंट के लिए, और 3 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पे हेड हटा देंगे तो सारे 20 पॉइंट्स के लिए हमें जो डेटा है वो हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे स्टैक इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो स्टैक इज इक्वल टू ट्रू करने पे अभी जो हमें इंडिविजुअल टावर दिखाई दे रहे थे, सबने अपना मिला के एक टावर बना लिया और वैल्यू के बेस पे उसकी हाइट डिसाइड कर ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट्स वाइज, यहाँ पे पॉइंट्स के कितने हैं। देन बोर्डेक्स आपका ऑरेंज कलर में आ रहा है। देन कैबिनेट यहाँ पे ग्रीन कलर में आ रहा है। कार्डनी आपका रेड कलर में आ रहा है। तो ये जो कलर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसी को प्लॉट डॉट लाइन कर दोगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। प्लॉट ये हमें प्लॉट डॉट लाइन में दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्लॉट डॉट एरिया में कर दोगे तो हमें प्लॉट डॉट एरिया में दिखाई देगा। तो ये आप देख रहे हो कि वही चीजें हैं, प्लॉट डॉट एरिया के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। और यहाँ पे देखो अपने प्लॉट में, इसमें यहाँ पे हेड या टेल ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे इसने 0 पॉइंट से, सॉरी, 0 प्राइस से और 20 प्राइस तक सबके लिए दिखा दिया है। ठीक है। तो इसी तरह से बाईवेरिएट लाइन चार्ट आप बना सकते हो, बाईवेरिएट एरिया चार्ट बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है पेयर प्लॉट। अभी पेयर प्लॉट क्या करता है, पेयर प्लॉट इज बेसिकली टू फाइंड द रिलेशनशिप इन द डेटा सेट। कि अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं तो आपस में वो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेयर प्लॉट यूज करते हैं। पेयर प्लॉट का काम सिर्फ ये होता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनीवन, एनी आइडिया। रिलेशनशिप अगर आप कहीं पे कोई भी रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे होते तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, एक जनरल चीज बताओ। आइडिया। आइडिया रिलेशनशिप को अगर आप एक्सप्लेन करते हो किसी किसी के रिस्पेक्ट में, तो आप जनरल लाइफ में कैसे एक्सप्लेन करते हो। इजी है, बता सकते हो। विशेष उत्सव, राज, योगेश, अभिषेक, आरती। by default. है। Sir, can you repeat, sir? अगर हमें किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करनी हो तो जनरल टर्म्स में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जनरल टर्म्स में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ, शायद आप लोग यूज करते हो, शायद आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। सो जब भी हमें किसी के बीच में या किसी के साथ में भी कोई जब भी हमें किसी के साथ में कोई भी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना होता है तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम परसेंटेज को यूज करते हैं, परसेंटेज वैल्यूज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर एक अगर हमारे सामने कोई एक छोटा बच्चा है, वो अचानक खेलते खेलते गिर गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जाके उठाओगे।
0%, 50% और 100%। उसको उठाओगे जाके? ऑफ कोर्स सर। राइट। तो अगर कोई बच्चा सर कहाँ खेलते खेलते कहाँ से गिरा है वो? कहाँ से गिरा है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये मेनली डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है। राइट। छोटा बच्चा है, अगर 3-4 साल का, 5 साल का बच्चा है, तो डेफिनेटली अगर आप उसको गिरता हुआ देखोगे तो आप उसको उठाओगे जाके। लेकिन अगर 6-7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा है, आप उसको अगर खेलता हुआ देखोगे और वो अचानक उसी लेवल से गिर गया जहां से वो छोटा बच्चा गिरा था, जैसे खेलते खेलते चलते चलते गिर जाते हैं, तो आप उसको जाके आप उसके पास जाओगे, उठाओगे नहीं, पूछ लोगे बेटा ठीक है, संभल के चलो, इस तरह से बोलोगे। राइट। तो अगर अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर बच्चे की एज छोटी है, ये छोटा सा एग्जांपल है, अचानक से ऐसे ही आ गया, तो बच्चे की एज छोटी है तो 100% आप जाके उठाओगे। ठीक है। बच्चे की एज अगर 7-8 साल, 9 साल, 10 साल हो गई, तो आप 100% नहीं उठाओगे, लेकिन उसके पास जाओगे और पूछोगे कि आप ठीक हो या नहीं, तो आपके जो उसको उठाने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 60-70% चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि आप हाँ। पास में गए पूछ लिया। ठीक है, वो 60-70% चांसेस हो गया। अब अगर 10 साल से 15 साल, 16 साल का बच्चा होता है, तो आप उसके पास जाओगे भी नहीं, दूर से भी देखोगे, अरे ये सब ऐसे ही खेलते हैं और ये सब ऐसे ही करते हैं, संभल के चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपके चांसेस कितने हो गए, 50%। आपने देखा, रिएक्ट किया, बट आपने कुछ किया नहीं, आप उसके पास भी नहीं एक्शन। गए। बस रिएक्ट करा है। हाँ, आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपके मतलब चांसेस हम एज्यूम कर सकते हैं कि 15-20% है। लेकिन अगर 15 से और ये मान लो कि 45-50 साल का कोई कोई पर्सन है, वो अगर उसी पोजीशन में चलते चलते गिर जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अब हम रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन हमारा अपोजिट होगा कि अरे ठीक से नहीं चलते हैं, या दारू पी के चलते रहते हैं, या फोन में घुसे रहते हैं, सामने देखना चाहिए। आप उसको ना उसके पास जाओगे, ना आप उसको उठाओगे, बस आप दूर से देख के रिएक्शन देने की बजाय 4 गाली और दोगे। राइट। जी सर। लेकिन लेकिन यही एज अगर 45-50 से क्रॉस हो जाती, तो फिर से आपका रिएक्शन अपोजिट में चला जाएगा। राइट। जहाँ पे आपका जो रिएक्शन था अभी नेगेटिव में जा रहा था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। आप जाके पास जाओगे, पूछोगे अंकल आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तो मतलब आपका जो रिएक्शन है फिर से चेंज हो गया। जैसे जैसे अब ये एज बढ़ती जाएगी, अब एज अगर 60 के आसपास पहुंच गई, तो आप जाके सपोर्ट करोगे उनको, उठने के लिए सपोर्ट करोगे। ठीक है। और अगर वो एज 75-80 से ऊपर चली जाती है, तब कोई ऐसे गिर जाता है, तो आप वहां जाओगे, खुद भी जाओगे, 4 लोगों को और बुलाओगे सपोर्ट करने के लिए कि उठाओ, सपोर्ट करो, बूढ़े हैं। तो वहां पे आपकी चांस, अब तो वहां जब वो एज 80 से ऊपर पहुंच गई, तो वहां पे आपको उसको सपोर्ट करने के चांसेस उतने ही बन गए जितना सपोर्ट आप 5 साल के बच्चे को कर रहे हो। अंडरस्टूड। यस सर। तो अब यहाँ पे एज के साथ में जो आपका जो एक्शन है वो कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे 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 एज कम हो रही है, आपका जो रिएक्शन पॉइंट है, जो रिएक्शन परसेंटेज है, वो भी वो बढ़ रहा है। और एक एज पे आने के बाद जो आपका रिएक्शन परसेंटेज है वो नेगेटिव में चला जाता है, और उस एज को क्रॉस करने के बाद फिर से आपका जो रिएक्शन परसेंटेज है वो फिर से बढ़ जाता है। राइट। तो दिस इज कॉल्ड इज रिलेशनशिप। सो कहीं भी आप रिलेशनशिप अगर किसी के टुवर्ड्स अगर एक्सप्लेन करते हो, तो हमेशा आप परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हो। राइट। किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी आपकी है या नहीं, राइट, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि काम क्या है, कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, 100% ऑफिस तो जाना ही है। ठीक है। अब सुबह उठ के हमें ब्रेकफास्ट करना है, नॉट वेरी नेसेसरी, 50-50% है कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो कर लेंगे, टाइम ना हुआ तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। राइट।
सो अब इस काम को करने की पॉसिबिलिटी आपकी 50-50% होगी, तो वहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो 50% है, ठीक है? अब अगर आपको अब यहीं पे सिचुएशन चेंज हो गई कि किसी को शुगर की बीमारी है, राइट? तो क्या उसको ब्रेकफ़ास्ट करना है? हाँ, उसको ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करना है, वरना शुगर लेवल हाई हो जाएँगे, राइट? तो वो चीज़ आ जाती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप हो। राइट? तो इसी तरह से जब भी हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो 2 वेरिएबल्स के बीच में कितनी रिलेशनशिप है, कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक ये छोटा-सा डेटा है, ये आइरिस सीएसवी डेटा है। इसमें यहाँ पे ये बेसिकली फ्लावर्स के का डेटा है। तो इन फ्लावर्स में अलग-अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स हैं, और उन फ्लावर्स की सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ यहाँ पे हमने रिप्रेज़ेंट की हुई है, ठीक है? और इस डेटा में लगभग 150 रोज़ हैं हमारे पास, हम इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे अम, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और ये हमारे पास हैं। तो ये आपस में कितने रिलेटेड है, कि सेपल लेंथ का सेपल विड्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या सेपल लेंथ का पेटल लेंथ पे, या सेपल लेंथ का पेटल विड्थ पे कितना असर पड़ रहा है, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सिंपली इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दिया पेयर प्लॉट। ठीक है? ये पेयर प्लॉट, और इसमें आइरिस का जो डेटा है वो हमें दिया, और यहाँ पे ड्रॉप, अभी हम ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये एक आईडी करके आपको कॉलम दिख रहा है, जो कि यहाँ पे सिंपली काउंट रख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 150 तक जाए, तो ये जैसे-जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे ये वैल्यू बढ़ रही है, राइट? तो इसका हमारे ओवरऑल डेटा पे कोई रिलेशन नहीं होगा। जो हमारे पास मेन रिलेटेड है वो यही है, राइट? तो हमने अपनी एनालिसिस से यहाँ पे इसको हटा दिया, आईडी को हटा दिया, और एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? सर वो कॉलम को बताएंगे एक्सेस। हाँ, एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 मीन्स कॉलम वाइज़ हमें इसको अम, ट्रीट करना है, राइट? तो यहाँ पे ये एसएनएस जो सीबॉर्न पैकेज है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में सीबॉर्न इम्पोर्ट किया था, वो एसएनएस के अंडर में ये पेयर प्लॉट है, ठीक है? अभी तक इससे पहले जो जो भी प्लॉट आ रहे थे, जो हमारे पास, चाहे वो लाइन चार्ट हो या बार चार्ट हो या एक्स प्लॉट हो या हमारा स्कैटर्ड हो, वो जितने भी हैं वो सारे नॉर्मल पैंडास से ही आ रहे थे, उसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे पेयर प्लॉट के लिए हमें यहाँ पे सीबॉर्न पैकेज की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे एसएनएस को इम्पोर्ट किया है, एसएनएस पेयर प्लॉट, और यहाँ पे हमने आईडी को ड्रॉप कर दिया है, और इट्स इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के बीच में पेयर प्लॉट आ गया। तो मैं अब यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ जिससे एक ही स्क्रीन में विज़िबल हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, यानी 4 वेरिएबल के बीच में जो कंपैरिज़न है वो परफ़ॉर्म हो रहा है। अब इसमें एक एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल में हमें यहाँ पे बार चार्ट दिखाई दे रहा है, और बाकी सब में हमें स्कैटर्ड प्लॉट दिखाई दे रहा है। वैसा क्यों है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे ये सेपल लेंथ है, और ये भी सेपल लेंथ है। ये सेपल विड्थ है, और ये भी सेपल विड्थ है। तो मतलब जितने आपके यहाँ पे डायगोनल में जितने भी बार चार्ट दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप के कंपैरिज़न पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ पेटल विड्थ विथ पेटल विड्थ, ये पेटल लेंथ विथ पेटल लेंथ यहाँ पे हो रहा है। तो जब अपने आप से हो रहा है, तो उसको कंपैरिज़न का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? यहाँ पे अब मतलब बनता है बाकियों के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, एक आपका डायगोनल से ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा डायगोनल से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ट्रांसपोज़ करके भी देखोगे, तो ट्रांसपोज़ करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो चीज़ अपर ट्रायंगल में जा रही है, वही चीज़ लोअर ट्रायंगल में भी जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला ग्राफ, मेरा माउस मूव जस्ट यहाँ से देखो, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई दे रहा है? ऑलमोस्ट सेम लग रहा है? अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो? अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये कंपैरिज़न है सेपल विड्थ और सेपल लेंथ के बीच में। ये जो कंपैरिज़न सेपल विड्थ और सेपल लेंथ के बीच में दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये वाला भी देखोगे, तो ये भी
सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में आ रहा है, राइट? सिर्फ रो एंड कॉलम चेंज हुए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह इसलिए आपको ये इसका वाला और इसका शेप सेम दिखाई दे रहा है, ये शेप और ये शेप भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये वाला शेप है और ये वाला शेप भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दिस? यस ओके। तो हमें चूंकि ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमें दोनों ट्रायंगल्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेनली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कोई भी एक ट्रायंगल। आप चाहो तो अपर ट्रायंगल उठा के कंपैरिज़न कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगल उठा के भी कंपैरिज़न कर सकते हो। हमें पूरे कंपैरिज़न की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कंपैरिज़न के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 6 ग्राफ्स हैं, 3, 3, 6 ग्राफ्स, ओके? इन 6 ग्राफ्स को ही हम कंपेयर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो, सेपल विड्थ विथ सेपल लेंथ, यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेटल लेंथ विथ सेपल लेंथ। तो लेंथ का जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ का, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल पे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जैसे-जैसे ये वैल्यू आगे बढ़ रही है, तो दूसरे दूसरे एक्सिस की भी वैल्यू यहाँ पे आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा-सा रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आई कैन नॉट से कि वेरी गुड रिलेशन, बट येस देयर इज़ सम रिलेशन। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप पेटल विड्थ और सेपल लेंथ में देखोगे तो भी हमें थोड़ा दिखाई देगा। और यहाँ पे पेटल लेंथ और पेटल विड्थ में देखोगे तो भी हमें रिलेशन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो हमारे पॉइंट्स हैं वो डेफिनिट रेंजेस के बीच में आ रहे हैं। Are you able to observe this? विशेष, योगेश, अभिषेक, आरती, उत्सव। Able to observe this? See, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि क्या दिख रहा है हमें, तो आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है। जो हम अभी रिज़ल्ट या जो कंक्लूज़न निकालेंगे वो तो निकालेंगे ही, लेकिन अगर हम एक नज़र में ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ हमें कैसा दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ? यस सर। ओके। अब इसी को आप यहाँ पे मल्टीपल जो दूसरे कलर्स में भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे एसएनएस डॉट प्लेयर पेयर प्लॉट हमने आईडी हटा के एक्सेस वन, और यहाँ पे यू स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे साइज दे दिया है, ठीक है? हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा-सा टाइम लेता है। हाँ, तो अभी देखो वही ग्राफ है, यहाँ पे थोड़ा-सा बड़े साइज़ में आ गया। यहाँ पे 4 साइज़ में आ गया। यहाँ पे हमने साइज़ कुछ भी नहीं दिया था, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 साइज़ वो रखता है। अभी यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन जो स्पेस है वो 4 ग्राफ के स्पेस के अकॉर्डिंग आ गई। अगर आप यहाँ पे सपोज़ 6 करोगे तो यहाँ पे हमें और बड़ी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है? यहाँ पे सॉरी साइज़ 6 करने पे, तो यहाँ पे और भी उसने उसको थोड़ा-सा बड़ा फ़ॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही चीज़ है जो अभी ऊपर यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रही थी, वही चीज़ यहाँ पे अलग-अलग कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ, तो उससे हमें बेहतर दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा जो डायगोनल फेज़ है, डायगोनल फेज़ में हमें यहाँ पे अलग से ग्राफ मिल गए, और जो साइड-साइड है वो उसमें हमें द सेम चीज़ें अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मोस्टली जो आइरिस सेटोसा है वो लोअर रेंज में ही दिखाई दे रहा है। आइरिस आइरिस हर उसमें लोअर रेंज में ही दिखाई दे रहा है। केवल यहाँ पे सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के में हमें ये जो ब्लू है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी सब में नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे जो पैरेट है वो रॉकेट का क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे पैरेट उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है? देन आप यहाँ पे कोई और यूज़ करना चाहिए, जैसे सपोज़ पैरेट की जगह हमने इन्फर्नो यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे ये इन्फर्नो के कलर कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आप जो इसकी हेल्प फाइल होती है, हेल्प फाइल को ओपन करके
और एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास पैलेट्स में क्या ऑप्शन होते हैं, यू में क्या ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कलर के ऑप्शंस होते हैं इसमें, तो आप कलर कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप इस कलर कस्टमाइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज आती है मल्टीवेरिएट प्लॉटिंग। सो व्हाट इज मल्टीवेरिएट प्लॉटिंग? तो मल्टीवेरिएट प्लॉटिंग का मतलब है कि जहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल वाले देखे और डबल वेरिएबल वाले बाई वेरिएट भी देखे। अब मल्टीवेरिएट में क्या होता है? मल्टीवेरिएट में मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल्स हमारे पास एक ही ग्राफ में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, दैट इज मल्टीवेरिएट। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री वेरिएबल, राइट? तीन वेरिएबल्स को आप एक्सेस पे डाल के उसको कंपैरिजन करके लेके नहीं आ सकते, क्योंकि एक्सेस हमारे पास दो ही होती हैं, या तो एक्स एक्सेस होती है या वाई एक्सेस होती है, राइट? तो यहाँ पे जो हमारे जो रेगुलर चार्ट है, चाहे वो बार चार्ट हो या लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, या इंटरवल वाला जो हमारा चार्ट है वो हो, या स्कैटर प्लॉट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप एक्स और वाई एक्सेस को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरा एक्सेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे अगर हमें तीसरा एंगल दिखाना हो या चौथा एंगल दिखाना हो, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो हम यहाँ पे मल्टीवेरिएट में हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं कि हम कैसे थर्ड एंड फोर्थ डायमेंशन को भी इंक्लूड करके अपने ग्राफ में दिखा सकते हैं, ग्राफ में अलग से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम अब जैसे यहाँ पे हम गए मल्टीवेरिएट प्लॉटिंग, तो यहाँ पे बेसिकली एक डेटा लिया हुआ है, ये डेटा फुटबॉल प्लेयर्स का डेटा है। तो इस फुटबॉल प्लेयर्स के डेटा में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये कंप्लीट डेटा सेट सीएसवी है। इसमें यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमने कुछ डेटा चेंजेस किए हुए, तो डेटा चेंजेस में बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया हुआ है। यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट करके जहाँ हमने वैल्यूज में कुछ, जैसे अगर एम है तो उसको हमने पूरी वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज है, बेसिकली हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्लीनिंग का जो टाइप है वो परफॉर्म किया है। तो आप इसको, क्योंकि यू हैव स्टडीड द पैंडास ऑलरेडी, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप पार्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इसमें प्लॉट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसमें 17,981 रोज हैं, 77 कॉलम्स हैं। ठीक है, और सॉरी, फुटबॉलर का डेटा भी इम्पोर्ट नहीं किया हमने, तो फुटबॉलर का डेटा पहले हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। सर आज के लिए इतने कर लेते हैं, मैं प्रोफेशनल हूँ। कि ओके, चलो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की चीजें हम सर इसको शेयर अम, कर देना। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, ये जो विजुअलाइजेशन वाला जो पूरा है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर।